टेस के वालिद के बीमार पड़ने से घर में जो राशन था वो भी ख़त्म हो गया। टेस खुद से जो उनके पास प्रिंस था यानी घोड़ा, उसकी भाग दौड़ उसकी संभालती है, डोरें उसको लिए चलती हैं। शहद वगैरह वो बेचने का कारोबार था इनका। रास्ते में ही वो एक्सीडेंट हो जाता है क्योंकि रात गहरी होती है और टेस की आंख लग जाती है। घोड़े का एक्सीडेंट हो जाता है, घोड़ा खून आलूद हो जाता है, बहुत ज़ख्मों से भरा हुआ। टेस ने बड़ी कोशिश की उसका खून रोके, खुद भी खून से लथपथ हो गई, हत्ता कि घोड़ा मर जाता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Welcome to EA English. Today we are going to do MA English novel Death of the D. Orwell. ये एक दिलचस्प मगर दुखी सा नावल है जो कि थॉमस हार्डी ने लिखा। इस नावल के पीछे एक बहुत बड़े दुख की दास्तान है। इस नावल में थॉमस हार्डी ने अपनी ज़ाती फ़िलासफ़ी को ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश की, जिसमें वो फ़ीमेल के बारे में अपने राइट्स देने के ख्वाह था। फिर उसको फ़ीमेल के साथ होने वाले जुराइम को उजागर करने से इसने नावल में भरपूर स्याही ज़ाया की। इसके नावल को पहले तो ना शाया करने का फ़ैसला किया गया, लेकिन जैसे कुछ तरामीम की गई, मवाद बदला गया। इसके नावल में बहुत ज़्यादा सेक्सुअल असाल्ट और इस तरह के घिनौने वाक़यात थे जो माशरे में सेंसर कहलाते थे। फिर उसमें से उसकी कुछ कटिंग की गई, तरामीम की गई, आल्टर किया गया, फिर जाके कुछ थोड़ा सा मवाद दिया गया। ताहम फिर भी वो थॉमस हार्डी की अपनी फ़िलासफ़ी थी। जहाँ तक बात करें थॉमस हार्डी की, 1928 में पैदा होता है लंदन में, इंग्लैंड में। इसके जो पीरियड है नावल का वो है विक्टोरियन। विक्टोरियन का नाम जैसे ही आपके जहन में आता है तो ये दो नावल कभी मत भूलिएगा, वेदरिंग हाइट्स और दूसरा है ग्रेट एक्सपेक्टेशन। वेदरिंग हाइट्स जो एमिली ब्रॉन्टे ने लिखा, चार्ल्स डिकन ने लिखा ग्रेट एक्सपेक्टेशन, ये भी विक्टोरियन सोसाइटी के। तो जब कभी भी आप कोई नावल याद करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, अपने क्रिटिक्स जो हैं वो लिखना चाहते हैं, आपको उसके बारे में मालूम होना चाहिए कि उसका राइटर कौन है, उसका राइटर कब पैदा हुआ और वो दौर कौन सा था। यानी ये नावल जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये विक्टोरियन सोसाइटी का था, विक्टोरियन पीरियड था। अब आपको विक्टोरियन पीरियड की तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर तो आपके माइंड में ये वेदरिंग हाइट्स और ग्रेट एक्सपेक्टेशन ये नावल भी है तो आपको फिर भी यही विक्टोरियन के बारे में लाजमी याद रखना है कि उस वक्त के लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो करैक्टरिस्टिक रखते थे उसकी सोसाइटी वो यही थी कि वो औरतों में प्योरिटी चाहते थे। मेल डोमिनेंट का दौर था, स्लेवरी ज़्यादा से ज़्यादा थी, यानी लोगों के मेंटलिटी शॉलो की जाती थी। यानी अब अगर स्लेवरी की बात की जाए, ग़ुलामी की, तो यानी दर्जा कम भी था और दर्जा आखिर भी था, यानी हाई लेवल और लो लेवल क्लासेस थी। सिमिलरली मोरली तौर पे लोग करप्ट थे, इखलाकी इक़दार गिर चुके थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन ताहम वहाँ पे थी जिसकी बुनियाद पे प्रोग्रेसेस हुई, क्लासें बनी, होम सिकनेस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ी, साइंस वर्सेस रिलीजन। तो ये पॉइंट्स आपको जहन में रखना है। अब नावल की जो करैक्टरिस्टिक है वो और उस दौर की जो विक्टोरियन सोसाइटी की करैक्टरिस्टिक है बिल्कुल सेम है। नावल की बात करते चले तो उसमें वेमेन की चैस्टिटी, प्योरिटी ऑफ वीमेन वाज कंसीडर्ड, यानी लोग अपनी जो विजडम रखते थे वो अपनी बीवी में एक खालिस होना ज़्यादा अहम समझते थे। यूँ कह लें कि विरिजन फीमेल को शादी करना लाइक करते थे। और इस कहानी में भी टेस के साथ जो ट्रेजेडी हुई, अनफॉर्चुनेटली टेस वाज अ ब्यूटीफुल गर्ल बट शी वाज पुअर व्हेन शी वाज मैरिड विद अ मैन हु वाज ऑफ गुड नेचर बट ही वाज लिबरल टू। आज़ाद ख्याल ज़रूर था। आज़ाद ख्याल होने के बावजूद विक्टोरियन सोसाइटी का भूत उसके सर में सवार था, उसके सर पे। उसने फिर भी टेस को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि किसी एक
अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट की वजह से वो विरिजन नहीं थे। उसने उसको पहली रात ही छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि विक्टोरियन सोसाइटी का जो दौरा था वो हमेशा वीमेन में प्योरिटी देखता था, पाकीज़गी भी देखता था, पायस लेडी तलाश करने की कोशिश करता था। यूँ कह लीजिए कि आज का दौर और वह दौर थोड़ा सा सिमिलरिटी रखता है। उस नावल में सेक्सुअल असॉल्ट, सिडक्शन, कोल्ड सोसाइटी, स्टेटस कॉन्शियस लोग थे, रैशनल और पैशनल, इस तरह का। अब हम चलते हैं नावल की तरफ। नावल की शुरुआत कुछ इस तरह से है कि टेस के वालिद, जो कि एक लेज़ी किस्म के ड्रंक इंसान हैं, हर वक्त ड्रंक रहते हैं। एक बार वो कोई चीज़ बेचने के लिए बाज़ार जा रहे थे। वो खुद से घर के हालात ख़राब थे। शुरू में उनका ख्याल था कि वो डी अर्बल वेल से नहीं है, वो डी अर्बल फील्ड से हैं। लेकिन एक दफ़ा वो जा रहा था, रास्ते में एक क्लर्जी कह लें या प्रीस्ट कह लें या पार्डन कह लें, पार्सन कह लें, वो उसको ग्रीटिंग करता है और बड़े रिस्पेक्ट से उसको सलाम करता है। ये चीज़ जब उसके वालिद को पता चली, वो घोड़े से नीचे उतर आता है। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा गरीब ज़रूर होते हैं, मगर उनके पास एक घोड़ा होता है जिसका नाम प्रिंस होता है, जिसके ऊपर वो सामान लाद कर या खुद से वो चीज़ें बेचने जाया करता था और रोज़ी रोटी का काम करता था। उसने वजह पूछी कि आपने मेरी इतनी इज्जत क्यों की, आपने मुझे इतनी इज्जत क्यों दी। वो पादरी कोई खुतबा दे के आ रहा था। किस्मत उसकी बुरी थी, टेस के वालिद की और टेस की। पादरी ने कहा कि तुम एक ऐसे ख़ानदान से जो बहुत ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ है, ऐसा ख़ानदान जो रॉयल फैमिली से था और वहाँ से आपकी लड़ी इधर आ गई, ये हो गया वो हो गया। उसके वालिद थोड़े से यूँ कह लीजिए कि ज़्यादा उम्र के थे, मुअम्मर शख्स थे। उन्होंने जैसे ही ये बात सुनी, उन्होंने फ़ौरन से ही अपना इरादा बदल लिया और वहीं पे बैठ गए और पागलों की तरह शोर करने लगे कि मैं एक आला ख़ानदान का हूँ, मुझे कोई काम ना कहा जाए। वो हत्ता कि रात देर तक एक ही जगह पे बैठा रहा। जो सामान था वो भी उसने नहीं बेचा, बल्कि बच्चों को बुलाने लग गया कि ऐसे करो, मेरी सवारी लाई जाए, ये मेरा सामान उधर छोड़ के आओ, तुम्हें पता नहीं मैं डी अर्बल वेल का हूँ। तो ये चीज़ें टेस और उसकी वालदा अब घर में इंतज़ार कर रही हैं, और उसका एक छोटा भाई और एक छोटी बहन भी है टेस की। इंतज़ार कर रहे हैं कि वालिद कब आए, कब हम खाना खाएं। गुर्बत के दौर थे, यूँ कह लें कि गुर्बत ने डेरे डाले हुए थे, सिर्फ एक मकान ही था जो उसके वालिद का था। अब एक वक्त का खाना खाते थे। जब काफ़ी देर से नहीं आया तो फिर उनको वहाँ से खींच के लाया गया, जहाँ पे पता चला कि वो डी अर्बल वेल से ताल्लुक़ रखते हैं। एकदम उनको खुशी भी हुई, उनकी वालदा को भी। कुछ दिनों बाद उनको पता चलता है कि डी अर्बल वेल नामी ख़ानदान नज़दीक ही रहता है। वो एक बार में जाते हैं, वहीं से ख़ानदान को ढूंढते हैं और वहाँ पे सोचते हैं क्यों ना हम अपनी टेस की कहीं शादी करवाते हैं जो डी अर्बल वेल से हो। वो अमीर है और हम भी अमीर हो जाएंगे, हमारी ज़िंदगी की ज़रूरियात पूरी हो जाएंगी। यहाँ भी आंसर पाया जा रहा है, दे हैड लस्ट फॉर वेल्थ, यानी दौलत की हवस भी पाई जाती थी विक्टोरियन सोसाइटी में। अब वो टेस को बना के संगाव करके उसको समझा के भेज देते हैं कि आप फलां घर में जाओ, वहाँ पे आप जॉब का प्रपोज़ल करो, वहाँ पे आपकी शादी करने के भी चांसेस हमने करने हैं। बेचारी किस्मत की मारी निकलती है। यहाँ पे एक बात ये है कि एक टेस का वालिद बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाता है। टेस के वालिद के बीमार पड़ने से घर में जो राशन था वो भी ख़त्म हो गया। टेस खुद से जो उनके पास प्रिंस था यानी घोड़ा, उसकी भाग दौड़ उसकी संभालती है, डोरें उसको लिए चलती हैं। शहद वगैरह वो बेचने का कारोबार था इनका। रास्ते में ही वो एक्सीडेंट हो जाता है क्योंकि रात गहरी होती है और टेस की आंख लग जाती है। घोड़े का एक्सीडेंट हो जाता है, घोड़ा खून आलूद हो जाता है, बहुत ज़ख्मों से भरा हुआ। टेस ने बड़ी कोशिश की उसका खून रोके, खुद भी खून से लथपथ हो गई, हत्ता कि घोड़ा मर जाता है। रात गहरी अंधेरी, दिन के करीब जाकर उनके वालिद या वालदा या उनके रिश्तेदार जाते हैं, वो घोड़े को भी ले आते हैं, टेस को भी ले आते हैं। अब वो घोड़े को कीमत लेने वाले आगे के ऐसे करते हैं कि ये घोड़ा मर तो गया है, मगर इसकी खाल की कीमत वगैरह हम आपको अदा करते हैं, अब हमें दे दें मुर्दा घोड़ा। अब उसके वालिद कहते हैं नहीं जी, ये बड़े आला कबीले से ताल्लुक़ रखता है, आप ऐसे कीजिए, आप ये घोड़ा हम खुद दफनाएंगे
ये घोड़ा कहीं नहीं जाएगा, हम इसको नहीं बेचेंगे, ये हमारी शान के खिलाफ है। तो चुनांचे घोड़े को दफना दिया गया। अब टेस क्या करती, अब ये सीन आपने वहाँ पे उधर डालना है। टेस जब वहाँ जाती है डियरबल वेल के एक घर में, वहाँ पे एक एलेक नामी लड़का उसको मिलता है। एलेक नामी लड़का टेस को देख के काफ़ी मुतासर होता है, उसके जहन में लस्ट आ जाता है और उसके साथ जिस्मानी रैशनल ताल्लुकात रखने की कोशिश करता है और कोशिश करता है कि मैं इसको सड्यूस करूँगा। टाइम गुजरता जाता है कि टेस को उसी घर में चूज़ों की कह लें या अंडों की कह लें जॉब मिल जाती है। वो वहाँ पे जॉब कर रही होती है कि एक दिन वो वापस अपने घर जा रही होती है कि रास्ते में एलेक उनको छोड़ने जा रहा है, वही एलेक जो डियरबल वेल का था, उसी घर का। उसकी वालदा का भी यही ख्याल था कि एलेक की टेस से शादी करवा दी जाएगी। टेस और एलेक रात के अंधेरे में, रास्ते में जंगल भी है, वहाँ पे टेस की गाड़ी रोक ली जाती है। एलेक इधर उधर देखता है मौके की मुनासबत को और टेस को सड्यूस करने की कोशिश करता है। पहले पहले तो टेस को किसी बात का मालूम नहीं होता है कि मासूम सी लड़की है, उसमें वो इंटेंशनली तौर पे वो रेडी नहीं थी फिज़िकल रिलेशनशिप के लिए। लेकिन हालात की बात की जाए तो उसकी वालदा ने जैसे ही कहा था कि आपने वहाँ पे शादी करनी है, तो इसी बात की बुनियाद पे वो उसको एडवांस कर देती है, वो सबमिट कर देती है, उसके एडवांसेस को मान जाती है, सड्यूस हो जाती है, इवन के प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेगनेंसी का सुन के वहाँ की विक्टोरियन सोसाइटी चीख उठती है कि तुमने तो बहुत बड़ा जुल्म कर लिया है, आपने अपने घर की इज्जत मट्टी में रोल दी। प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी मुश्किल वक्त गुजरता है, वो वहाँ की जॉब छोड़ देती है, हत्ता कि एलेक भी उसको अपना पार्टनर मानने से इनकार कर देता है जिसने इसको सड्यूस किया था। कम्स अ टाइम व्हेन टेस डिलीवर्स अ बेबी, बच्चा पैदा होता है, बच्चे ने तो आना ही आना था। एलेक उसको अपना बेटा मानने से इनकार कर देता है। अब यहाँ पे क्लाइमेक्स और बढ़ जाता है नावल का, ट्रेजेडी शुरू हो जाती है, टेस के लिए मुश्किलात जो हैं क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं। बच्चा पैदा हो गया है, माशरा खामोश कैसे होएगा, और हो भी विक्टोरियन सोसाइटी का। विक्टोरियन सोसाइटी ने लान तान उसके ऊपर जो कुछ कर सकते थे उन्होंने जोर डाला और ये भी कहा इस बच्चे को मार दो। माँ फिर माँ होती है, शी लव्ड हर बेबी, उसका नाम उसने सौरो रख दिया। सौरो का मतलब होता है अफसरदा, दुख, तकलीफ़ जो उसको मिली हो। वही भी एक एलेगोरिकल है कि उसने बच्चे का नाम दुख रखा, यानी दुख जो उसको मिला। वो बच्चा बीमार हो जाता है, टेस सारी रात उसके लिए जागती है। टेस उसकी घर में गुर्बत इतनी होती है कि उसके लिए मेडिसिन का इंतज़ाम नहीं कर पाती। वहाँ पे डॉक्टर्स वगैरह भी इलाज करने से इनकार करते हैं क्योंकि गरीब होती, पैसे नहीं होते इलाज के लिए। इवन के कुछ दिन बाद बच्चा मर जाता है। बच्चा मर गया, टेस फिर अलाउन हो गई, दुख का समा फिर छा जाता है। टेस के पास और कोई रास्ता नहीं होता, फिर अकेली रह जाती है। एलेक को कोसती है अपनी किस्मत को, उसका मुकद्दर, पहले घोड़े का मरना, फिर उसका एलेक के घर जाना डियरबल वेल में। और डियरबल वेल के घर में जाने का एक और बात याद आ गई कि जो एलेक था उसके वालिद गोल्डस्मिथ थे, यानी फैमिली नेम गोल्डस्मिथ चेंज करके उन्होंने डियरबल वेल रखा। उसकी वजह ये थी कि वहाँ पे ज़्यादातर जो रिस्पेक्टेड फैमिली थी वो डियरबल वेल थी, तो इसी वजह से वो धोखे से टेस को उधर भेजा गया। तो एक ये भी उसका फेट था कि हालात ने उसको इस तरह कर दिया कि वहाँ घर जाना, अगर वो ना डियरबल वेल से होते वो ना वहाँ जाती। अरस्तु कहता है कि जो ट्रेजेडी होती है, चुनांचे वो इंसान खुद नहीं, उसमें उसका किसी इंसान से कोई दखल नहीं होता। या यूँ कह ले कि एक क्रिटिक के मुताबिक जिसने एक बात की थी कि गॉड के ये डिप्टी होते हैं, हालात, सर्कमस्टांसेस, ये इंसान को इतनी क्रिएटिविटी दे देते हैं कि इंसान को एक्ट करना पड़ता है। ये अरिस्टोटल की फ़िलासफ़ी है कि ट्रेजेडी और बुरे हालात कुछ इस तरह के होते हैं कि इंसान को उसके मुताबिक ढालना पड़ता है अपने आप को, उसके लिए पहले से तयशुदा होते हैं। तो खैर टेस के साथ वो प्रिंस का मरना, यानी घोड़े का, उसके वालिद का पागल हो जाना, उसकी वालदा की इग्नोरेंसी, फिर माशरे की धत्कार, एलेक का ना मानना, ये सारे काम
टेस का इसमें से 0% कसूर था। यहाँ तक टेस अभी भी प्योर है, अलबत्ता वो वर्जिनिटी तो खो बैठती है, लेकिन मॉरली तौर पे वो अभी भी प्योर है। अब वो अकेली हो गई है, सौरव भी मर जाता है, तो वो जाती है एक डेयरी फार्म पे, वहाँ पे वो मजदूरी करना शुरू कर देती है। अब डेयरी पे उसको मिलता है एंजल क्लेयर। एंजल क्लेयर नामी लड़का जो होता तो हैंडसम है, उसको वहाँ की लड़कियाँ भी बहुत ज़्यादा पसंद करती होती हैं। एंजल क्लेयर ने जैसे ही टेस को देखा, वो टेस के ऊपर फिदा हो गया। उसने कहा जी ये तो बहुत प्यारी है, आई विल लाइक टू मैरी हर। कम्स द टाइम ही प्रपोजेस हर, और उसके जहन में था ये लड़की मासूम है, चुनांचे उसकी नेचर ही इतनी अच्छी थी, नेचुरली शी वॉज गुड गर्ल। उसने सोचा कि ये प्योर भी होगी। माशरे में प्योरिटी ज़्यादा लोगों की नीड होती थी कि लड़की प्योर होनी चाहिए। लेकिन शादी की एक रात पहले और उससे भी एक हफ़्ता पहले टेस ने अपनी वालदा से तजवीज़ ली कि अब मैं उसको क्या जवाब दूँ। एक लड़का है, अच्छी नेचर का है, हैंडसम है, वांट्स टू मैरी विद मी, अब मैं उसको क्या जवाब दूँ। उसकी वालदा ने उसको मना किया कि शादी तो आप करो, लेकिन आपने इसको कोई ऐसी बात नहीं बतानी जिससे वो आपको से शादी करने से इनकार कर दे। वजह ये होगी क्योंकि विक्टोरियन सोसाइटी की ये डिमांड होती है कि अगर शादी कर रही है तो प्योर गर्ल से, और हो सकता है कि इसके ऊपर भी वही असरात हों। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, क्लैरिटी की एक और मिसाल कि टेस ने अपनी वालदा की बात नहीं मानी। उसने कहा कि मैं अपनी तरफ से साफ गो रहूं, मेरा कोई कसूर ना निकले, कम से कम मेरा तो कोई कसूर ना हो। उसने शादी से एक रात पहले एक लेटर लिखती है, जिस लेटर में मेंशन करती है कि उसके साथ एलेक ने जो ट्रेजेडी की और माशरे में फिर जो गुर्बत आई उसके साथ, वो एलेक को, एंजल क्लेयर को ख़त पोस्ट करती है। ख़त वो पोस्ट करती है उसके कमरे के दरवाजे के नीचे। अनफॉर्चुनेटली दरवाजे के नीचे कारपेट होता है, वो ख़त जो है वो अंडर हिडन हो जाता है, यानी एलेक तक, एंजल तक नहीं पहुंचता। फर्स्ट नाइट आती है शादी की, पहली रात दोनों बैठते हैं, एक दूसरे से बातचीत शुरू करते हैं। एंजल शुरू करता है बात और बातों में एक बात का इकरार करता है, यानी कन्फेस कर देता है कि मैंने अपनी लाइफ में एक फ्लर्ट किया था और मुझसे गलती हुई थी कि मैंने एक औरत को सेड्यूस किया, वो प्रेग्नेंट हुई, मैंने फिर उसको छोड़ दिया। टेस को अपनी कहानी याद आती है। वो कहती है कि अब अगर एंजल इस वक्त खुला हुआ है तो क्यों ना मैं भी इसको अपनी बात शेयर करूं। जैसे ही टेस ये बात शुरू करती है, एलेक था, सेड्यूस हुई, बच्चा हुआ, ये वो, उसके तो होश ही उड़ गए। एंजल ने कहा कि मेरा माइंड तो था कि मैं एक प्योर औरत से शादी कर रहा हूँ इतनी औरतों को छोड़ के, और अब ये मेरे सामने जो ये औरत है ये प्योर नहीं है, प्योरिटी खो चुकी है, चैस्टिटी में नहीं रही। वो उससे बात ही नहीं करता, वो अलग सोता है। अगले दिन वो उसको ये कहकर ब्राज़ील चला जाता है कि आपने मुझे ख़त नहीं लिखना, और जब तक कोई बीमारी ना हो या कोई बड़ी ज़रूरत ना पड़े या पैसों की ज़रूरत ना हो। ये कहकर वो ब्राज़ील चला जाता है, फार्म्स वगैरह का काम शुरू कर देता है, फार्मिंग शुरू करता है, जानवरों की स्टॉकिंग। और ये एंजल क्लेयर के वालिद जो थे वो और उसकी वालदा दोनों एक कह लीजिए कि क्लर्जी थे, प्रायरस थी उसकी, नन थी उसकी वालदा, और ख़ुद वो उसका वालिद प्रीस्ट था। वो चाहते थे कि हमारा बेटा भी पार्सन बने, मौलवी बन जाए हमारे मज़हब का। मगर एंजल क्लेयर को ये चीज़ें पसंद नहीं थी, वो लिबरल किस्म का था। वो चाहता था, वो फार्मिंग में ज़्यादा अपना हॉबी को ज़्यादा पसंद करता था, फार्मिंग करना, यानी फार्म वगैरह। जैसे वो पहले किसी फार्म पे वर्क कर रहा था, ब्राज़ील में भी उसने अपने इसी प्रोफेशन को जारी रखा, और उसके जहन में यही ख्याल था कि मैंने जो फ़ैसला किया है बहुत अच्छा किया है, वो कभी उस पर पछतावा नहीं करता और वापस भी नहीं आता। अब यहाँ पे जो टेस होती है एक दफ़ा फिर ग्लूमी में आ जाती है, दुख का समा फिर बन जाता है, हत्ता कि वो उसके वालिद मर जाते हैं। टेस के वालिद मर जाते हैं। टेस के वालिद के मरने से जो उनके पास एक अकलौता मकान होता है वो भी छीन जाता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू इंग्लैंड प्रॉपर्टी लॉ कि अगर कोई मेजर आदमी मरता है उसका मालिक, तो उसके बेटे के कज़न जो होते हैं वो भी इसके मालिक होते हैं। तो उनके बेटे के कज़नों ने, यानी टेस के कज़न्स ने, वो मकान भी छीन लिया, यानी छत भी उनके सर से छीन गई।
अब लावारिस हो गए वो। टेस हालात से बहुत ज़्यादा लड़ रही है, झगड़ रही है। उसकी वालदा ब्लाइंड भी थी और टेस खुद फिर एक और जगह पे जॉब के लिए जाती है, जहाँ पर उसके साथ एक बदला लेने वाला आदमी जो एंजल क्लेयर था उसका दुश्मन होता है, जिसके यहाँ वो वर्क करती। तो वो एंजल का बदला उसकी बीवी से लेता है, क्योंकि एंजल ने उस आदमी को थप्पड़ रसीद किया था जब एंजल को उस आदमी ने कहा था कि तुम्हारी बीवी जो थी वो प्योर नहीं थी। हमने सुना है, यानी उसको दुख हुआ एंजल को, उसने उसको थप्पड़ रसीद किया। थप्पड़ उसने रसीद किया, सज़ा उसकी बीवी को मिल रही है। यानी विक्टोरियन की ये आदत थी ना कि माशरे में बातें उछालते थे कि तुम्हारी औरत ने एलेक के साथ ये किया था, वो किया था। कुछ अरसे बाद एलेक को याद आता है और वो सोचता है कि उसने एक गलती की है। वो टेस के पास आता है, टेस उससे मिलने से इनकार करती है। टेस की वालदा से मिलता है, हाथ जोड़ता है, माफ़ी मांगता है। टेस की वालदा उसको इनकार करती है। एलेक दोबारा एक नई लाइफ शुरू करता है, जिसमें वो एक नेक इंसान बन जाता है, दाढ़ी रखता है, पार्सन बन जाता है, खुतबात देने लग जाता है। टेस एक दफ़ा परेशान थी, गांव में गुजर रही थी, उसको दूर से एक खुतबे की आवाज़ आई सरमन की। वो सरमन सुनने लग गई। उसको ना सरमन में बातें बहुत अच्छी लगी। उसने कहा ये आदमी कितना नेक है, कितनी अच्छी बातें कर रहा है, उसको सुकून मिला। वो खुतबा देने वाले की जैसे ही नज़र टेस पर पड़ती है, वो खुतबा छोड़कर टेस की तरफ आता है। पता चलता है वो तो एलेक है। एलेक फिर से उससे माफ़ी मांगता है और खुतबा देने की वजह से टेस उसको माफ़ कर देती है कि तुम अब अच्छे इंसान हो गए हो। एलेक जब पादरी बन जाता है, क्लर्जीमैन बन जाता है, प्रीस्ट बन जाता है, वो माशरा उसको एक्सेप्ट कर लेता है। विक्टोरियन सोसाइटी उसको लाइक करने लग जाती है उस दौर की कि तुम अब नेक इंसान हो गए हो। उसकी सारी पिछली बातें भूल जाती हैं। यहाँ ये देख लीजिए, विक्टोरियन सोसाइटी में मेल डोमिनेंट हुआ करते थे। गुनाह करें सज़ा नहीं देते थे, अच्छे बन जाएं तो अप्रिशिएट किया करते थे, ज़्यादा बुरा भला कम कहते थे। अब लेकिन औरत एक गुनाह कर ले तो उसको सदियों तक याद रखा जाता था, उसकी कब्र तक उसको पहुंचाकर सुख का सांस लेते थे। वक्त गुजरता गया, जैसे जैसे शादी हो जाती है एलेक की टेस से शादी हो जाती है। कुछ अरसे बाद एंजल को मालूम होता है कि टेस डी उर्बलवेल से ताल्लुक़ रखती है। सिर्फ फैमिली स्टेटस का हाई होने की वजह से वो वापस आ जाता है और फिर उसे कहता है कि तुमने तो मुझे माफ़ किया था जो मैंने आपको पहली रात वाक़या सुनाया। मैंने आपके वाक़ये को माफ़ नहीं किया था, लेकिन अब मैं माफ़ करता हूँ। मैं आपसे ज़िंदगी दोबारा गुजारना चाहता हूँ, लेकिन अब देर हो चुकी थी। एक बात ज़रूर थी, एंजल उसे लव ज़रूर करता था। टेस ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। चुनांचे लाइफ गुजरने लगी कि कुछ हफ्ते बाद एंजल का और एलेक का आमना सामना हो जाता है। एलेक उससे बदकलामी शुरू करता है। एलेक एंजल को गालियाँ देता है जो कि टेस को पसंद नहीं आती। टेस ने एक तेज़दार आला उठाया, एक नाइफ़ उठाई सब्ज़ी काटने वाली, एलेक को मार दिया। एलेक के मरने से ही पुलिस वगैरह का डर से टेस भाग निकलती है। टेस एंजल के पास चली जाती है। उसी रात स्टेशन से होती हुई, स्टेशन की जो रेल होती है उसके ऊपर से वो एक जंगल में पहली रात गुजारते हैं एंजल और टेस। वही रात जो आखिरी रात होती है टेस की आज़ादी की। अगले दिन उसको जेल कर लिया जाता है, पकड़ ली जाती है और उसको सेंटेंसेस टू डेथ। फांसी से पहले वो वसीयत में लिखती है कि आप टेस की जो छोटी सिस्टर है उससे एंजल की शादी होएगी, जो कि एंजल कबूल कर लेता है और वो फांसी चढ़ जाती है। यहाँ पे आखिरी लाइन में ये कहा गया है कि यूं टेस की फांसी ने विक्टोरियन सोसाइटी को इंसाफ दिया और मुतमिन कर दिया। तो यूं लेडीज़ एंड जेंटलमैन, विक्टोरियन सोसाइटी में औरत की अखलाकी इक़्तिदार को महरूम किया जाता था, इग्नोर किया जाता था, मॉरली करप्ट हुआ करते थे लोग। सोसाइटी में सोशल स्टेटस को हाई रखना उनका काम था, औरत का पाकीज़ा होना ज़्यादा रखते थे। यही चीज़ थॉमस हार्डी के माइंड में थी
उसने एक दफ़ा एक औरत को फांसी होते देखा, जिसकी वजह से उसने ये नावल लिखा। ये सारे तख़य्युलात उसने खुद लिखे। इसमें तो आपको सिर्फ एक ही सेक्सुअल असॉल्ट दिखाया गया है, मगर उसके रियल नावल में बहुत ज़्यादा सेक्सुअल असॉल्ट थे, इतने ज़्यादा सानहे थे, लेकिन पब्लिशर ने ममनू कर दिए थे, वो सारे कट गए। थॉमस हार्डी की ये सारी फ़िलासफ़ी थी। इसमें फेट का क्वेश्चन है जो कि आपको इसी में से बनाना है कि फेट और चांस के बारे में कि टेस्ट के साथ क्या कुछ होता है, और एंजल का करैक्टरिस्टिक आपने जहन में रखनी है और एल की करैक्टरिस्टिक जहन में रखनी है। दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक्स फॉर बीइंग विद EA इंग्लिश।